हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से हिंदी व्याकरण का पाठ पहला, जिसका नाम है शब्द और पद। छात्रों, आपकी जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि आपको पता हो कि करिकुलम 2020 के अंतर्गत सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं, जिस बदलाव के अंतर्गत कक्षा 9वीं के व्याकरण में इस पाठ को रखा गया है, जिसका नाम है शब्द और पद। तो चलिए हम देखते हैं कि शब्द और पद अर्थात क्या और इसका महत्व। शब्द को भाषाई अभिव्यक्ति का मूल आधार कहा गया है। शब्दों के द्वारा ही हम अपने आसपास के वातावरण, वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, क्रियाओं, भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। यदि शब्द ही न हो तो हम अपने विचारों को व्यक्त करने में असफल रहते हैं। इस प्रकार शब्द का भाषा में अत्यधिक महत्व है। शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द किसी भवन की ईंटों की तरह होते हैं, जिसके सहारे भाषा रूपी भवन का निर्माण होता है। किसी भी भाषा में उसके शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो शब्द अर्थात क्या, चलिए हम देखते हैं शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे कमल, नयन, लड़का, बढ़ता आदि। इस परिभाषा के आधार पर हम 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहला, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। मेल अर्थात मिलाप, कि वर्ण जोड़कर एक शब्द बनता है। दूसरा, शब्द सार्थक वर्ण का समूह होते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक समूह से होती है, अर्थात जो वर्णों का जो समूह है वह सही रूप से एकत्रित होने पर ही वह शब्द कहलाता है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं शब्द के प्रकार। शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। एक, सार्थक शब्द अर्थात जिनका कोई सार्थक या सही अर्थ निकले, उपयोगी अर्थ निकले। और दूसरा, निरर्थक शब्द, जिनका कोई सार्थक, उपयोगी या सही अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कमल। कमल इस शब्द में क, म और ल इन 3 वर्णों का समूह है और वह एक सही क्रम में आने से क्या बन गया? एक सार्थक शब्द कमल, जिसका एक अर्थ है, जैसे कोई किसी का नाम हो सकता है या एक फूल का नाम है। उसी प्रकार शब्द दूसरा उदाहरण है लड़का। यहाँ पर वर्ण कौन से हैं? ल, ड और का। इन तीनों का सही क्रम में मिलाप से शब्द बना लड़का, यानी कि बालक। तीसरा उदाहरण है कविता, जिसमें वर्णों का समूह है क, पी और ता। एक क्रम में आने से शब्द बना कविता। किसी व्यक्ति का नाम या काव्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कमल, लड़का, कविता ये किस प्रकार के शब्द हुए? सार्थक शब्द, क्योंकि इनका समूह एक उपयोगी, एक सही अर्थ देता है। उसी प्रकार अगर हम कमल को ल, म, क लिखेंगे, ये भी तो वर्णों का समूह है, परंतु ये वर्णों का समूह हमें कोई अर्थपूर्ण अर्थ नहीं देता है, इसलिए ये वर्णों का समूह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उसी प्रकार लड़का को अगर हम का, ड, ल लिखेंगे तब भी हमारे लिए ये वर्णों का समूह कोई उपयोगी नहीं, क्योंकि इससे कोई अर्थ निकलता नहीं।
उसी प्रकार कविता को यदि आप ताकवी ऐसा लिखेंगे तब भी हमें कोई अर्थ नहीं मिलता है। इसलिए ये सारे शब्द निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भाषा सार्थक शब्दों से बनती है, निरर्थक शब्दों से नहीं। इसलिए आप समझ ही गए होंगे, शब्द वही कहलाएंगे जिनका सार्थक अर्थ हो। शब्द की परिभाषा तो हमने देखी, अब हम देखते हैं भाग दूसरा अर्थात पद। जब शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब शब्द पद बन जाता है। अर्थात वे शब्द जब किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार, जैसे व्याकरण के नियमों के अंतर्गत जैसे कर्ता, कर, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, ये सारे व्याकरण के नियम हैं और इन नियमों के आधार पर उन शब्दों का सही उपयोग जब हम करते हैं तब वे शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जैसे मीरा गाती है, राम आम खा रहा है। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में मीरा गाती है, राम आम खा रहा है, ये स्वतंत्र रूप से शब्द हैं। मीरा अलग एक शब्द है, राम एक अलग शब्द है, आम एक अलग शब्द है, खा ये अलग शब्द है, रहा ये भी एक है जिसका अर्थ हमें मिलता है। लेकिन जब ये शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में उपयोग किए जाते हैं तब ये स्वतंत्र न रहकर अर्थात शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो फिर एक बार हम सुनते हैं, पद अर्थात क्या, जब शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब शब्द पद बन जाते हैं। चलिए देखते हैं शब्द व पद में अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है तो पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, जैसे वो एकार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है, भिन्नार्थी शब्द है, अर्थात शब्द से मात्र उसके अर्थ का परिचय होता है, जबकि पद का व्याकरणिक परिचय होता है। जैसे वह पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, तो इस तरीके से उस पद का अर्थात पद में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों तरह के होते हैं और पद वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं। पूरा वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस वाक्य का एक अर्थ हमें मिल जाता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि यही शब्द पद में प्रयोग होते हैं, वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब वहाँ पर लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। अगर मीरा है तो क्रिया क्या होगी, करती है, खाती है। अगर मोहन है तो क्रिया क्या होगी, करता है, खाता है। इसका मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो व्याकरण के इन नियमों के कारण उसका संबंध इन सारी चीजों से जुड़ता है। जैसे रवि ये एक शब्द है, मोबाइल ये एक शब्द है, खरीदा ये एक शब्द है, दिल्ली, भारत, राजधानी ये सारे शब्द हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों के आधार पर रखते हैं तो वाक्य इस प्रकार से बनता है, रवि ने मोबाइल खरीदा और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो आपने शब्द और पद के अंतर को तो समझ ही लिया होगा। तो आगे देखते हैं। आज के इस भाग में हमने शब्दों का महत्व पढ़ा, साथ ही साथ शब्द की परिभाषा एवं पद की परिभाषा देखी, साथ साथ शब्द और पद के अंतर को भी समझा। आपकी परीक्षा में यह व्याकरण पाठ 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा, जिस पर कुछ इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न 1, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। प्रश्न 2,
शब्द की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 3, पद की परिभाषा को उदाहरण के साथ लिखिए। प्रश्न 4, शब्द कब पद बन जाता है बताइए। प्रश्न 5, शब्द और पद के अंतर को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6, सुधा विद्यालय जाती हैं। यहाँ विद्यालय शब्द को रेखांकित किया गया है और आपसे पूछा गया है इस वाक्य में रेखांकित को क्या कहेंगे। आपको बताना है जो रेखांकित किया हुआ है वो क्या है, शब्द है या पद। प्रश्न 7, राम मोहन, यह दोनों क्या है, शब्द है या पद है, आपको बताना है। प्रश्न 8, बालक खेल रहा, इन शब्दों को पद में परिवर्तित करके आपको लिखना है। तो इस प्रकार के कुछ निश्चित प्रश्न आपकी परीक्षा में इस विषय को लेकर पूछे जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरीके से समझेंगे और इस पर आधारित इन प्रश्नों को हल जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।